थीटा और ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये r माइनस वाई, ये लेंथ r, और साइन थीटा की वैल्यू r माइनस वाई बाय r। स्नेल्स लॉ 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू म्यू वाई इंटू साइन थीटा। म्यू वाई की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा r अपॉन r माइनस वाई। ये म्यू एज अ फंक्शन ऑफ y निकल आया। बस हो गया और क्या। तो वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला आंसर सही है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन एट y इक्वल टू r बाय 2, y की वैल्यू r बाय 2 रखो तो साइन थीटा 1 बाय 2, थीटा 30 डिग्री। और अगर थीटा 30 डिग्री है तो इसका यूनिट वेक्टर साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो आगरा सही, साइन थीटा आई कैप बॉम्बे भी सही। मैक्सिमम एंगुलर साइज, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू म्यू से डिसाइड होगी। यहां म्यू की मैक्सिमम वैल्यू ही साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन थीटा मैक्स 1 अपॉन म्यू वाई, या साइन थीटा मिन या मैक्स जो भी होगा, मिन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मैक्स ये मिन होगा तो म्यू वाई का मैक्स होगा 2/5। थीटा किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ तो नहीं है इनका थीटा। ओके, आर्क ये वाली लेंथ, ओके ये 90 माइनस थीटा है, सही है। ये आर्क लेंथ 90 माइनस थीटा है और साइन थीटा मिन ये है, तो ये वाला अल्फा मैक्स इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा मिन। तो 90 माइनस थीटा मिन साइन इनवर्स 2/5, कॉस इनवर्स 2/5। तो आंसर आया दिल्ली। ए बी सी गलत है, दिल्ली सही है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, अरे ये ग्रेजिंग इंसिडेंस है, मतलब 90 माइनस है, अंडरस्टूड है। फिर क्वेश्चन ही सेंसलेस नहीं हो जाएगा। अब आ जाओ डीसीटी पे, 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे। डीसीटी 5, डीसीटी 5 फर्स्ट का दिल्ली, सेकंड आगरा बॉम्बे, थर्ड का आगरा, आगरा। एंगल बिटवीन ए बी एंड डी ई वही होगा जो इनिशियल डेविएशन होगा, क्योंकि स्लैब ने कोई डेविएशन नहीं दिया। आगरा। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली में 120 है क्या? दिल्ली में 120 है। अब देखें क्या है, 30 डिग्री विथ नॉर्मल। अगर μ2 लेस देन 2 हो गया, या तो ये ऐसा बन जाएगा, और अगर ऐसा नहीं बना तो ये ऐसा बनेगा, और शायद ये एग्जैक्ट 90 डिग्री वाला केस है। 2 केस बनेंगे। तो ये 4 है, अगर म्यू लेस देन 2 हुआ तो यहीं TIR हो जाएगा, मोर देन 2 हुआ तो यहां TIR नहीं होगा, यहां इमरजेंस होगा। तो यहां एंगल आएगा 120 डिग्री का और यहां एंगल आएगा 60 डिग्री का। अब बताओ कौन सा आंसर हो गया इसका, आगरा और दिल्ली। तो ये 2 केस हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ डाउट है, डाउट है, डाउट है, डाउट है। 11 देखो, 11th में, एक मिनट याद करिए, वेव नंबर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 1/λ। वेव नंबर होता है 1 मीटर में कितनी वेव्स है। मान लो जैसे ऐसा होता, बातें करना बंद करो, ये लेंथ 0.25 होती, तो 1 मीटर में ऐसी 4 वेव होती, यही करते। तो इसका वेव नंबर 1/0.25 मतलब 4 होता। मतलब 1 मीटर में ऐसी 4 वेव हैं। एक वेव मतलब 1 लैम्डा। आ गया समझ में? तो ये 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव ऐसा बोलते हैं इसको। तो अब कहां है, एक्स एंड वाई वेव्स ऑफ सेम कलर इन सेम थिकनेस।
तो नंबर ऑफ वेव्स इन थिकनेस टी, थिकनेस टी इक्वल टू टी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा क्या है, लैम्डा बाय म्यू, म्यू टी बाय लैम्डा। 1 मीटर में वेव 1 अपॉन लैम्डा, तो टी मीटर में टी अपॉन लैम्डा। और मैं फिर कह रहा हूं सबसे टाइम पे आया करो, ये बीच में भी ब्रेक लेने जाते हो, घर तो नहीं चले जाते, वाले गए थे, तो जल्दी करो, घर बेहतर है घर से टिफिन लेके आओ। मैंने कहा ना आपकी फैमिली से बोलिए थोड़ा एडजस्ट करें, ठीक है। हाँ, तो टी अपॉन लैम्डा और टी अपॉन लैम्डा बाय म्यू, म्यू टी बाय लैम्डा। और वैसे भी जरूरी नहीं कि ब्रेक में तुम कुछ खाओ, अभी इसके पहले तो ब्रेक 10:30 बजे ही तो होता था, तो कुछ बिस्किट उसके ऐसी चीज ले आओ, कम से कम टाइम बचेगा हमारा। तो नंबर ऑफ वेव्स इन थिकनेस टी मिल गया, और दोनों के आपस में बराबर हैं, तो म्यू1 टी1 बाय लैम्डा, म्यू2 टी2 बाय लैम्डा। तो टी1 और टी2 का एक्स और वाई, शायद वो एक्स से एक है ना, एक एक्स है, और म्यू2 टी2 बाय लैम्डा ये वाई है, और थिकनेस क्वेश्चन में बराबर है। तो म्यू1 बाय म्यू2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। किसका किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/1, तो म्यू2 बाय म्यू1, वाई बाय एक्स। क्यों, ये लैम्डा किसी भी मीडियम, ये लिखा था मैंने, अब ठीक है। लैम्डा एयर दोनों का सेम है क्या, एक्स और वाई क्या है, कंटेन एक्स एंड वाई नंबर ऑफ वेव्स, यही तो लिखा है, एक्स एंड वाई नंबर ऑफ वेव्स है, सेम थिकनेस है, ये बनेगा। अब सोच लो खुद से, ये बेसिक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वेव्स, y अपॉन एक्स, आंसर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 12 का दिल्ली, आया समझ में, क्योंकि बीच में भले कुछ आड़ा टेढ़ा कर्व रहा हो, लेकिन अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा, क्योंकि एयर से एयर में चले गए। अब 2-3 क्वेश्चन और दिए होंगे पीछे, 31 से 31 प्रूव हो गया, और इसमें स्लैब ऐसी मानेंगे, थीटा इधर होगा, ये एंगल दिया होगा कोई सा भी, कितना है, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो इक्वेशन लिख देता हूं, 1 इंटू साइन 90 म्यू वाई इंटू साइन थीटा, और डी वाई बाई डी एक्स कॉट थीटा है। 31 में ये इक्वेशन है, लेकिन शायद 32 में ये x के साथ बदल रहा है, और x के साथ बदल रहा है, तो नॉर्मल ऐसे, और म्यू आगे जाने पे क्या है, बढ़ रहा है, एयर, ये म्यू एक्स। तो 1 इंटू साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू एक्स इंटू साइन थीटा, और इस बार डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा है। तो दोनों में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहां पे म्यू वाई के साथ बदल रहा था, स्लैब ऐसी थी, ये ऐसे था, यहां एक्स के साथ बदल रहा है, तो स्लैब इस तरीके से मानेंगे। तो नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ एंगल, ये यहां पे नॉर्मल ये वाला था, एंगल 90 और ये थे, और साइन थीटा उठा के इसमें छाप दो, इक्वेशन मिल जाएगी। आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही दिए, सही दिए ना। 33 का आंसर बॉम्बे, बॉम्बे 34, ये अभी हमने किया था वही है शायद, 34 का बॉम्बे चेन्नई, म्यू वाई मिला था आर अपॉन आर माइनस वाई, तो ये ग्राफ बनेगा वाई की वैल्यू आर और ये म्यू की वैल्यू 1, ये ग्राफ बनेगा। तो बॉम्बे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
2.5 3r/5, 2.5 2/5 3/5 चेन्नई। म्यू y की वैल्यू 5/2 है, तो y की वैल्यू 2r/5 की 3r/5 आएगी। इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कुछ देर पहले किया था। तो आंसर आ गया इसका बॉम्बे चेन्नई। ठीक है, बस इतना ही सा था। HCV तो टप्पी है, ये कहां से लिया था? HCV के 3-4 क्वेश्चन थे, सॉल्व में 2-3 थे। बताओ सॉल्व में कोई दिक्कत? हैंस प्रूव्ड है वो तो। पीछे सब्जेक्ट में होंगे क्वेश्चन 23 ऑनवर्ड्स, है ना? 12 से भी थे। ओके, 12 13 14 कोई डाउट? 15 16 17 आज हो जाएगा ये। 17 और 18 ओके, ये मुझे देने नहीं चाहिए थे, दिए थे, आज की क्लास के हैं। 17 18 आज की क्लास के, एक्चुअली 17 से आगे का आज की क्लास का है। अब फिर यहां 24 से आ गया, 23 भी है। चलो 23 स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज सेंटर ऑफ बॉटम ऑफ रेडियस 3, हाइट 4। इन्होंने कहा एक रे ऐसे माने और एक रे इस तरीके से माने, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वो कह रहे हैं ये इमेज है। तो मैथमेटिक्स की मदद से इंटरसेक्शन निकालना है। ये वाला एंगल कितना बनेगा? 4 और 3 37। ये वाला एंगल कितना है? शायद 53, म्यू अगर 4/3 है तो। और ये 53 डिग्री है, ये 37 है, तो ये 37 53, ये लेंथ x, ये लेंथ 3, तो 3/x इज इक्वल टू 4/3, 9/4, 2.25। तो क्वेश्चन में ये कहा एक रे इस तरह माने, एक रे इस एंगल पे माने, इसको एक्सटेंड करेंगे यहां मीट करेगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन्होंने इमेज बोल दिया है। आ गया? तो मिल गए कोऑर्डिनेट। मैथमेटिक्स थी थोड़ी सी। चलो 24 हो गया, 25 26 27 28। ये समझिए मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है। आर की मैक्सिमम वैल्यू वो तब आएगी जब ये वाला केस होगा। आर की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री, जब एंगल आई क्रिटिकल होगा। 28 में, 29 में चित्र बनाना है, बना लिया। ये 2 पार्ट में ऐसे बना था शायद। 29 में 30 रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। 30 में 2 केस बनाने पड़ेंगे, एक बार रिफ्लेक्शन हो गया है, एक बार नहीं हुआ है, क्योंकि 30 में 3/2 से 4/3 गए, तो अगर TIR हो गया होगा तो डेविएशन ये बनेगा, और TIR नहीं हुआ होगा तो डेविएशन ये बनेगा। कितने का डेविएशन चाहिए इनको? ओके, हां, और आसान सा है कि सेम डेविएशन 2 बार मिले, तो 2 बार डेविएशन कब मिलेगा? इस रेंज के लिए। और ये वाला एंगल अगर क्रिटिकल, क्या? हाँ, ये क्रिटिकल एंगल, ये वाला हमारा π/2 आया, और ये इसका मिड पॉइंट बनेगा, तो π/2 + c/2। तो इस एंगल के लिए डेविएशन पूछा है क्या? तो ये डेविएशन हमें 2 बार मिलेगा, एक बार इधर, एक बार इधर। और रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ही पूछा है, तो जब डेल की वैल्यू 0 से π/2 - 2c होगी तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, और डेल की वैल्यू अगर π/2 - c का से बड़ा हो गया तो 1 सॉल्यूशन आएगा TIR का ओनली का।
चलो इतना ही होगा। लाइट फॉल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 33 contains water up to height, there is a point source at top the ceiling। हां, ये देखो, ये टप्पा सा क्वेश्चन, ये हमारी डिस्क है, यहां से लाइट ऐसे जाती, ऐसे ऊपर टकराती, क्योंकि ये पानी से जाएगी तो एंगल बदल जाएगा, तो ये इसकी शेडो आएगी। सोचो, क्योंकि इसके बाहर की लाइट तो बाहर निकल ही जाएगी, ब्लॉक कौन सी होगी जो सीधी जाएगी, ये सब। और ये शेडो की लेंथ निकालने के लिए आपको ज्योमेट्री सॉल्व करनी पड़ेगी, और ज्योमेट्री सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। ये वाला एंगल r है, ये वाला एंगल I है, ये हाइट h है, तो ये लेंथ h tan r, और इसमें इसकी रेडियस r जोड़ दी जाए तो ये रेडियस ऑफ शेडो आ जाएगा। तो इस लेंथ में ये लेंथ जोड़ दो, सेंटर से शेडो की रेडियस आ जाएगी। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ द एरिया ऑन द सोर्स। ये क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ द एरिया ऑन सोर्स। तो ये एंगल पूछा होगा इस ट्रायंगल का, इस एरिया ने कितना एंगल इस पे सबटेंड किया, तो ये थीटा का डबल कर देना। सॉलिड एंगल पूछना चाहिए था कायदे से। हाँ, ओके, मैंने 32 पढ़ लिया। ओके, सॉरी। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर विच शेडो ऑफ द रिंग इज फॉर्म्ड। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऐसी होगी, अगर ये TIR का केस हो गया तो शेडो का सेंस ही खत्म हो जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ की शेडो हो जाएगी फिर। तो ये TIR का केस है, वो बी पार्ट में 33 के। चलो 34 35 दिए थे क्या? ये अपने आप आ जाएंगे समय के साथ, अभी जैसे भी आपने किया हो, क्योंकि ये दोनों हम आगे बढ़ेंगे। आज नहीं कल सॉल्यूशन मिल ही जाएंगे उनके। ये किसको चाहिए था? ये कहां से लिया मैंने? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज। तो हम यहां बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय फ्लैट सरफेस फॉर नॉर्मल विजन। अभी समझाता हूं ये चीज क्या है। ये देखिए, ये मीडियम है, ये एयर है। अब यहां से अगर ऑब्जर्वर देखेगा यहां से, तो इसको एक रे सीधी जाते हुए दिखेगी और एक दूसरी रे जो किसी एंगल से बनाएगी वो यहां से आते हुए दिखेगी। क्या ये समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बन जाएगी। क्लियर? और याद करिए, इमेज बनने के लिए जरूरी ये था सिर्फ दो रेज नहीं, पूरा का पूरा बंडल एक ही पॉइंट पे मीट करना चाहिए। तो अभी हम सोचते हैं कि अभी अब प्रूव करना बाकी है कि ये तो मैंने दो रेज है, बीच की जो रेज जाती वो भी एक्सटेंड करने पे यही आएंगी, पहले ये प्रूव करेंगे हम। तो मैं बहुत ही स्पेशल केस यहां ले रहा हूं, ये म्यू है, या म्यू ऑब्जर्वर को O लिख रहा हूं, मीडियम को M लिख रहा हूं। ठीक है, अब हम देखें इसका आंसर हमें निकालना था। तो यहां से रेज गई, ऑब्जर्वर के पास पहुंचेंगी, ये केस ऐसा बनेगा। अब नॉर्मल विजन का मतलब क्या है कि हम उस चीज को नॉर्मली देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से देखने में और ऑब्लिक विजन में क्या अंतर होगा? ऑब्लिक विजन ये होगा, अगर हम यहां से देख रहे होते तो एक रे आंखों पे ऐसे जाती, दूसरी रे आंखों पे ऐसे जाती, ये ऑब्जेक्ट आता, ये इमेज आता। क्लियर? इसमें दिक्कत एक होगी कि जो नॉर्मल वाली लाइन है इसमें वर्टिकल शिफ्ट के साथ एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी आता है। आया? और ये अपने बियॉन्ड स्कोप है, ये वाला केस।
कि जब हम इसको तिरछा देखते तो ये इमेज हमें कहां दिखती? ये बियॉन्ड स्कोप है, क्योंकि बहुत ही गंदी कैलकुलस लगेगी इसमें। तो हो सकता है रिवीजन में कभी मेरा मूड हो तो मैं कराऊं इसका क्वेश्चन, तो अभी तो फिलहाल मान के चलिए एडवांस में कभी नहीं आ सकता ये क्वेश्चन। तो ये बियॉन्ड स्कोप है कि जब हम तिरछा देखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तिरछा देखने पे क्या दिक्कत है कि ये वाला जो थीटा है, ये थीटा टेंडिंग टू 0 नहीं है, थीटा इज फाइनाइट। आ गया समझ में? ये वाला थीटा हमारा फाइनाइट है, बड़ा एंगल है, इसीलिए इसके कैलकुलेशन गंदे हो जाएंगे। कैलकुलेशन जो अच्छे बनेंगे वो इसके बनेंगे, इसीलिए ये ऑब्लिक इंसिडेंस है या ऑब्लिक विजन है। क्लियर? जहां हम तिरछा देख रहे हैं, और ध्यान देने वाली बात, आंख की साइज बहुत ही कम है, तो ये वाला एंगल बहुत छोटा है, ये वाला एंगल बहुत छोटा है, लेकिन ये एंगल छोटा नहीं है, ये बड़ा है। ठीक है, तो यहां ये थीटा है, ये छोटा सा डी थीटा है, लेकिन अब ये रेज जो बेंड करेंगी उनमें कैलकुलस से सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ही गंदा बनेगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है, लेकिन बस इतना समझिए कि जब हम तिरछा देखते हैं तो वर्टिकली तो शिफ्ट होगा ही, हॉरिजॉन्टली भी शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो वो अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को इस पर फोकस करना है। चलो, तो इस वाले पार्ट पे फोकस करें, अभी वो मत छापना कुछ भी। तो इसके लिए हम थोड़ा बड़ा फिगर बना रहे हैं, भले ही छोटा एंगल है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बड़ा फिगर ले रहा हूं। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, इसको अगर पीछे एक्सटेंड करूं तो ये एंगल भी आर है? और यहां पे ऑब्जेक्ट की हाइट h थी, मुझे इमेज की हाइट निकालनी है, तो ये h है, इसे मैं h डैश ले लूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इस लेंथ को मैं ले रहा हूं x। चलो आप देखें, रिलेशन लिखो, h की वैल्यू x का cot i लिख सकता हूं, x का cot i h है, h डैश की वैल्यू क्या है? x का cot r, तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू cot r बाय cot i, इसे tan r बाय tan i लिख लें, tan i बाय tan r। और क्या ये समझ में आ रहा है कि i और r स्मॉल हैं? अगर i टेंडिंग टू 0 है, r टेंडिंग टू 0 है, तो h डैश अपॉन h को sin i बाय sin r लिख सकता हूं, और sin i अपॉन sin r क्या है? म्यू। सोचो, म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू मीडियम, तो h डैश की वैल्यू कितनी बनी? h अपॉन म्यू मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एंड दिस h डैश इज कॉल्ड apparent डेप्थ। आ गया समझ में? और h क्या है? रियल डेप्थ, और नीचे क्या आया? म्यू, मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या म्यू लिख लो, वो म्यू तो हम अपने आप अंदाज लगा लेंगे। म्यू रिलेटिव, तो 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 या 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, डिपेंड करता है किसको क्या लिया। हाँ, इस पूरे डिस्कशन में अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है कि इसमें डेरिवेट जब हमने डिवाइड किया तो दोनों तरफ x कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब जो आंसर आया है वो x पे इंडिपेंडेंट है, मतलब x की वैल्यू बदल भी दूं तो भी यही इंटरसेक्शन आएगा। हो गया प्रूव बंडल वाला केस, कि चूंकि x वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, तो मैं x अगर बदल भी देता तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर ही आता। तो भले ही हमने दो रेज ढूंढी है, x का कैंसल आउट होना यह सजेस्ट कर रहा है कि पूरा का पूरा बंडल यहां से पास होगा, बशर्ते tan i और tan r को sin i बाय sin r लिख पाए, और यह सिर्फ स्मॉल एंगल के लिए होगा। क्लियर?
अच्छी बात यह है कि हमें कोई फॉर्मूला इसमें रटना नहीं पड़ेगा। हम सिंपली इसको ऐसे सोचेंगे कि यहां से रेज गई, बस ये देखना है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल गई या अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल गई तो इनका इंटरसेक्शन इधर आएगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये इमेज होगा। लेकिन इसी केस में अगर ऊपर से रेज आ रही होती तो ये किधर मीट करती? टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैं मान रहा हूं म्यू है, ये 1 है, ये म्यू है, ये 1 है। तो अब आंसर क्या आता? क्या ये दिख रहा है? और इस लेंथ और इस लेंथ का रेशो ही tan थीटा का रेशो है, tan थीटा का रेशो ही sin थीटा का रेशो है, वही म्यू का रेशो है। तो बस हमें यही तो सोचना है कि अगर ये h है तो ये वाली लेंथ या तो h अपॉन म्यू है या h इंटू म्यू है। क्या ये समझ में आया? और क्या हम इतना ही छोटा सा नहीं सोच पाएंगे? समझ गया ना? तो फॉर्मूला का याद रखना हो गया। ठीक है। तो कंक्लूजन आया कि h डैश इज इक्वल टू h अपॉन म्यू, ये आया। तो ये हमारी एपरेंट डेप्थ है, ये हमारी रियल डेप्थ है। और ये म्यू पे डिपेंड करेगा कि हमें और ऊपर उठा हुआ दिखेगा या दूर दिखेगा। मींस अगर ये पानी होता, आप इसको यहां से देख रहे होते इसके बॉटम को, तो ये बॉटम आपको ऊपर दिखता उठा हुआ। मतलब जैसे ये पेपर होता, ये पेपर है और जिस पे टेक्स्ट लिखा है ABCDEF, और आप जब इसको ऊपर से देखते तो आपको ए यहां ना दिख के कहां दिखेगा? A डैश। आया समझ में? लेकिन ये ज्यों के त्यों दिखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ऊपर उठ गया है, ये ज्यों का त्यों। लिटरली ऐसा लगता है। मुझे तो लग रहा है ये जैसे ट्रांसपेरेंट बॉटल है, इस बॉटल को स्टिल मैं पेपर के ऊपर रख रहा हूं यहां, और जब मैं ऊपर से देख रहा हूं ढक्कन खोल के, तो बॉटल के जो अंदर वाला चीज है वो उठा हुआ दिख रहा है और साइड वाला उसी डेप्थ पे दिख रहा है। तो आपके अंदर ट्रांसपेरेंट, आपके पास अगर कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल हो, घर पे करके देख लेना, घर पे करना, अभी नहीं। ये कोई भी कंटेनर ले लेना ट्रांसपेरेंट, इसमें पानी भरना और पेपर के ऊपर रख देना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ऊपर उठ गया है। बिल्कुल दूसरा केस भी हो सकता था कि अगर हम अंदर से देख रहे होते, तो ये वाली चीजें हमें जहां भी होती दूर दिखती। क्या ये समझ में आया? मतलब आप पूल के अंदर से किसी चीज को आप देखोगे, जैसे ये इसको देखोगे, अंदर से देखोगे और भले ही ये L/2 है, अंदर से देखोगे तो ये लगेगा कि ये वाली लेंथ ज्यादा है, आपको लगेगा आधे से ज्यादा बाहर है। अंदर से देखोगे तो आपको लगेगा आधे से ज्यादा बाहर है, और बाहर से देखोगे तो भी आपको यही लगेगा क्योंकि ये लेंथ छोटी दिखेगी। आ गया समझ में? मतलब अंदर से देखने पे आपको ये कुछ ऐसे दिखेगा, और जब आप बाहर से देखोगे तो यही लेंथ यहां से दिखेगी, इतनी। तो ये वाली लेंथ कम हो जाएगी, इसको ये वाली लेंथ ज्यादा दिखने लगेगी। ऑब्वियसली ये वाला केस हमें देखना बड़ा मुश्किल है कि पानी के अंदर से हम देख पाए, और पानी बिल्कुल स्टिल भी हो, हिलना होगा तो भी इमेज साफ नहीं बनेगी। आ गया समझ में? इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल होता है, ये प्रैक्टिकली बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलो तो इसमें कुछ रटना नहीं है। तो ये हमारी सरफेस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम अगर इसको यहां से देख रहे हैं तो जैसे ये रे ऐसे गई, ये रफ रे डायग्राम है, ये हमारी इमेज बनी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये डिस्टेंस हमारा अगर d था तो इमेज का डिस्टेंस d अपॉन म्यू रिलेटिव। आया समझ में? अपॉन क्यों? क्योंकि रे डायग्राम से समझ में आ रहा है। दूसरा,
एक्सटेंडेड अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी वैसी ही बनेगी। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन विल बी +1। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि ऐसा मैं कैसे कह पा रहा हूं। ये आंख है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता तो इसको मैं ए मानूं, इसको बी मानूं। इसको देखते तो ए की इमेज यहां की जगह ए डैश यहां दिखती, बी की इमेज बी की जगह बी डैश यहां दिखती। कुछ समझ में आया क्या है कि इसकी रेस ऐसी जा रही थी मुड़ गई, ऐसी जा रही थी मुड़ गई, तो इसकी इमेज इधर आ गई, इसकी इमेज इधर आ गई, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ही रहा और उसी साइज का रहा। क्या ये समझ में आया पॉइंट? जरा लॉन्गिट्यूडनल के बारे में सोचते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल सेम रहेगा या नहीं। तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए मुझे ऑब्जेक्ट ऐसा वाला लेना पड़ेगा। क्लियर? तो ये ट्रायंगुलर ले लेता हूं सो दैट ये एच है, ये बी है। अच्छे से समझना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो ए की इमेज बनेगी ए डैश पे, बी की इमेज बनेगी बी डैश पे और सी की इमेज बनेगी सी डैश पे। ऐसे ही होगा। ये लेंथ तो एज इट इज दिखी रही है क्योंकि ऐसे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अब जरा सोचिएगा ये वाला डिस्टेंस x होता, ये वाला डिस्टेंस कितना है x प्लस h। तो बताओ ए की लोकेशन कहां बनेगी और सी की लोकेशन? तो ए की लोकेशन x बाय म्यू, इसकी लोकेशन, तो ये लेंथ। कुछ समझ में आया? मतलब इस डायरेक्शन में ये छोटा हो गया। और बात सही भी है, ये मैंने यहां बोला था कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये लेंथ छोटी हो जाएगी क्योंकि ये अपनी जगह रहेगा, ये वाला पॉइंट ऊपर उठ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में मैग्निफिकेशन हो रहा है। आ गया? और कितने गुना? सिंपल सी बात है, म्यू गुना। अब या तो वो 1 बाय म्यू है या इनटू म्यू है, तो वो तो हमें अपने आप ही अंदाज लग जाएगा। पास आएगा तो छोटा हो जाएगा, दूर हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है 1/μ रिलेटिव। और अगर मैं इसे μ1 लिखूं, इसे μ2 लिखूं, तो बताओ आंसर क्या बनेगा? ये आया समझ में? वेयर म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव μ1 बाय μ2। 1 जहां से रेज आ रही है, 2 जहां पे जा रही है। लेकिन फॉर्मूले रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा पास है कि दूर है। तो ये आया लोकेशन या नेचर ऑफ इमेज, लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। और क्या इससे समझ में आ रहा है? आप वेलोसिटी भी बता पाओगे? लिख देता हूं लेकिन है कॉमन सेंस। वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो इसकी एक वेलोसिटी v1 है, इसकी ऑब्जेक्ट यहां है, इसकी एक वेलोसिटी v1, इसकी v2। यहां से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? इमेज की वेलोसिटी, जल्दी बोल दो, म्यू रिलेटिव कितनी बनेगी? ये तो वेलोसिटी कितनी आएगी? क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, इस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। और कितना? और नो डाउट अगर इमेज दूर बनती तो ये इनटू म्यू रिलेटिव होता। तो लॉन्गिट्यूडनल वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा है, ट्रांसवर्स वाला झोंकाते हुए। और इवन आप देखिए बहुत बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट सिंपल सा ये करके देखिएगा। ये पानी है और पानी के अंदर अपनी फिंगर डालिएगा या कोई पेंसिल, आप ऊपर से देखोगे आपको वाकई में लगेगा उंगली छोटी हो गई है।
और कंपेयर करने का तरीका अगर ना समझ में आए ऐसे, तो दो पेंसिल रखना, एक इधर और एक बाहर। और अब आप यहां से देखना, ये थोड़ा सा हल्का सा तिरछा भी देख सकते हो। तो आपको ये लेंथ तो ज्यों की त्यों दिखेगी, लेकिन ये वाली लेंथ आपको कम दिखेगी। और ज्यादा तिरछा देखोगे तो ये टेढ़ी भी दिखेगी। ये बहुत ही कॉमन फिगर है रिफ्रैक्शन बताने का कि पेंसिल डली होती है तिरछा देखते और पेंसिल टूटी हुई दिखती है। क्योंकि जब हम तिरछा देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी आ जाएगा, ऊपर से देखोगे वर्टिकल शिफ्ट आएगा, ये वाला पार्ट छोटा दिखेगा। तो घर पे ये करके देख लेना। चलो तो आते हैं न्यूमेरिकल पे। चलो एग्जांपल देख लो अब। तो क्वेश्चन, पहला एग्जांपल देख लो। ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, एयर 3/2, 4/3, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री, ये वाली लेंथ यहां से 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। अब पूछा होता पहला, लोकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2। देख लो। तो इस 37 के कंपोनेंट तोड़ देता हूं। ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जरा देखते हैं ऑब्जर्वर 1 के हिसाब से इसकी लोकेशन कहां होगी। तो हम फॉर्मूले तो कुछ याद करने वाले नहीं है, हम सीधे सोच रहे हैं कि ऑब्जर्वर 1 के लिए इन रेज को यहां तक आना होगा, एयर से 3/2 में। तो ऑब्जेक्ट से यहां रेज जाएंगी, बताओ किस तरह बेंड होंगे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी, इसका मतलब ये दूर से आते हुए फील होंगी। और कितने दूर से? ये अगर 20 है तो ये कितना बनेगा? क्या समझ में आया? और इसकी अब वेलोसिटी देख लें। वेलोसिटी कितनी है? 4 and 3। its horizontal component is 4, vertical component is 3, vertical component will remain 3, horizontal component will be mu times, और 4 का 3/2 मतलब 6। क्या ये समझ में आया? तो ऑब्जर्वर 1 ने आंसर ये दिया कि इसके लिए इमेज कहां है। इसने कहा कि मेरे हिसाब से इमेज इस सरफेस से 30 सेंटीमीटर आगे है। आया समझ में? तो ये कहेगा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दिस सरफेस एंड हैज 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, वन इज अप्रोचिंग 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अनदर इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पक्का क्लियर है? छापने से बेहतर है पहले समझ लो बहुत अच्छे से कि हो क्या रहा है यहां। तो पहले एयर से आया, इसमें गया, अब ये रेज 3/2 मीडियम में जा चुकी हैं और इस ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है वो वहां से है। क्लियर? अब क्वेश्चन हमारा अभी भी बाकी है, लेकिन काम अभी खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक ऑब्जर्वर यहां बैठा है। तो ये ऑब्जर्वर 2 से जब पूछेंगे कहां है, तो वो कहेगा मुझ तक पहुंचने से पहले रेज एक बार और रिफ्रैक्ट करेंगे। आ गया समझ में? तो अब इसके लिए रेज कहां से आ रही हैं? सोचो, ये 3/2 से, तो
बस इतना समझने की कोशिश करिए कि ऑब्जर्वर 2 का फिगर क्या है, और कंफ्यूजन होता है, बहुत अच्छे से समझ लेना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं। इसके हिसाब से ये रेज ऐसे आ रही हैं, आ रही हैं कहां से, I1 से। तो इसके लिए आंसर बनेगा I1 से, और कितना डिस्टेंस, 50। क्या ये समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि ये मैं ग्लास 3/2 मान रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि रेज 3/2 में आ चुकी हैं। तो इसके लिए अब रेज 3/2 से 4/3 में इंटर हो रही हैं, और इसके लिए कहां से आ रही थी, यहां से 50 से। और अब इन रेज के साथ क्या होगा, अवे या टुवर्ड्स, अवे ऐसे। इसका मतलब जो आपको 50 दिख रहा था वो 50 नहीं दिखेगा, कितना दिखेगा, 50 से कम, 8/9। 8/9 समझ में आया? इन दोनों का रेशो क्लियर। और अब वेलोसिटी की बात करें तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 3। आ गया समझ में? और अब इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, 3। इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, 6 × 8/9। आ गया समझ में? और 2 बार ही रिफ्रैक्शन होना है। पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, एयर से 3/2 में आया, इमेज बना ली। अब ये 3/2 में जा चुका है, तो अब ये जो रेज, जो ध्यान देना, I1 ऑब्जेक्ट किस मीडियम में ट्रीट होगा, 3/2 में। ये पॉइंट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? एक बार और बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट हमारा एयर में था, ये I1 हमारा कहां है, नहीं है, ये मीडियम में है। आप सोचिए कि किन रेज को आपने एक्सटेंड किया, इन्हीं रेज को तो एक्सटेंड किया। और आपने जब रेज को एक्सटेंड किया तो क्या रे को बेंड किया है? और अगर रे बेंड नहीं की, इसका मतलब ये पूरा सेम मीडियम में रहा होगा, तभी तो रेज एज इट इज आपने पीछे ले गए। एक बार और बोलूं, रेज यहां आई, एयर से इस मीडियम में आई, और इस मीडियम में आपने इनका एक्सटेंशन पॉइंट पीछे निकाला, और जब एक्सटेंशन निकाला तो यही रेज तो एक्सटेंड कर दी बिना बेंड किए। इसका मतलब ये रेज हमारे इस मीडियम में है, इवन हमारा ये जो I1 है, इट इज सपोज टू बी इन दिस मीडियम। भले ही वहां दिख रहा है, लेकिन ये इस मीडियम में माना जाएगा। और सही बात है, जब मैंने यहां सॉल्व किया तो ये 3/2 से 4/3 लिया, तो 3/2 50 पे तो लिया, बीच में एयर का तो रोल कहीं नहीं आया। नहीं दिखेगा विखेगा वो की बात ही नहीं चल रही है, ये हमें ये कुछ पता नहीं चलता कहां दिख रहा है। एक मिनट पहले ये समझ लो, हमें ये पता नहीं, बहुत बच्चों को ये दिमाग में डाउट होता है कि इमेज मिरर के अंदर बन रही है। हमें पता ही नहीं चलता इमेज मिरर के अंदर है कि मिरर के बाहर है, हमें कुछ पता नहीं चलता है। ये पॉइंट पे गौर करना, हमें कभी पता नहीं चलता कि ये पानी के अंदर है किसके अंदर है, वो तो इसमें जैसे कि इमेज इधर है तो भी हमारे लिए मिरर के अंदर है, इमेज इधर है तो भी मिरर के अंदर ही है। हम तो 2D देखते हैं ना, फाइनली तो हमारी रेटिना पे इमेज बननी है, और रेटिना 2 डायमेंशनल है, तो ओवरलैपिंग इमेज ही बनती है। तो जब इसकी फोटो देखो या इसकी फोटो देखो, आपको तो ऐसे ही लगेगा मिरर के अंदर है। ऐसे ही ये मीडियम में है या नहीं हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें तो इससे मतलब है, इस बंदे ने कहा कि मुझे रेज ऐसी लग रही हैं मानो ये यहां से 30 से आ रही हो, ठीक है। इवन इस पर्सन को तो ये पता भी नहीं है कि यहां मीडियम स्विच हुआ है। समझ गया ना? क्योंकि इसको तो हो सकता है लग रहा हो कि वाकई में इसी मीडियम में वहां रखा होगा। तो ये इमेजिन करने की कोशिश करिए कि प्रैक्टिकली हम इसको उतना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि हम किस मीडियम में क्या देख रहे हैं। पर्सन यहां ऑब्जर्वर को कुछ नहीं पता चलने वाला है कि ये एयर से आई थी। या सोचिए कि अगर किसी को रेज ऐसी दिखी, ये ऐसा है, ठीक है, तो इस पर्सन को तो यही लगेगा ऑब्जेक्ट यहां हो सकता है ये रेज ऐसी आई हो,
तो हो सकता है असली में ऑब्जेक्ट इधर हो सकता है ये भी ऑब्जेक्ट ना हो सकता है असली में ऑब्जेक्ट कहीं और हो, लेकिन इस पर्सन के लिए कहां है, यहां। और ये इल्यूजन बहुत ही तगड़ा होता है, हमें वाकई में पता नहीं चलता कि असली ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि इमेज की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम मिरर वाली इमेज में कंफ्यूज नहीं होते। मिरर जो इमेज होती है, जो समझ गया ना, मेले वेले में लगी होती है कहीं, जहां बहुत सारे मिरर लगे होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि दरवाजा किस तरफ है। जब हम जाते हैं टकराते हैं तब पता चलता है नहीं ये तो मिरर है। हमें मिरर प्रैक्टिकली पता इसलिए चल जाता है, एक तो हमारी कॉमन सेंस है, क्योंकि हमें मिरर के साथ इधर उधर की चीजें दिख रही हैं और कुछ गड़बड़ दिखता है तो हम अंदाज लगा लेते हैं यहां पे कुछ है। अदरवाइज आप सोचिए, एक ग्लास की शीट, एक थिक ग्लास यहां रख दिया जाए मेरे मुंह के सामने, समझ गए, और 100% ट्रांसपेरेंट है, तो आपको वो ग्लास कभी दिखेगा ही नहीं। फिर भी हमारा कॉमन सेंस बता देगा ग्लास आगे है, क्योंकि आप जब देखोगे तो मेरी इमेज आपको थोड़ा आगे दिखेगी, और अगर मेरे हाथ इधर है और ग्लास इतने में है तो मैं आगे शिफ्ट कर जाऊंगा और हाथ उधर ही रहेंगे, तो डिस्टॉर्ट होगा। उस डिस्टॉर्शन से हम अंदाज लगा लेते हैं कि हम जिंदगी से तो देखते आ रहे हैं कैसे ही और दिखते थे, अचानक कुछ और दिखने लग गए। अब और देखें आपने वो भी साइंस फेयर वेयर में कि गर्दन कटी हुई दिखती है, मिरर मिरर के अंदर डाल देते हैं। साइंस फेयर में नहीं कि नीचे तक कांच होता है और ऊपर आपका सिर हवा में होता है, नीचे ग्लास होता है, तो आपकी इमेज कहीं और दिख रही है, तो ऐसा लगता है सिर खिसक गया। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि वाकई में सिर खिसक गया हो, या दूसरा ऑप्शन यह है कि हमें यह समझ में आ जाता है सिर तो खिसक नहीं सकता, इसका मतलब कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेकिन वहां कहां जहां हमें कॉमन सेंस डिफाइन ना करें, जैसे एक दरवाजा इधर है, एक मिरर इमेज में दरवाजा इधर है, तो हमें इल्यूजन होगा, हमें लगेगा कि वाकई में दो दरवाजे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली जानते हैं दो दरवाजे हो सकते हैं। ठीक है, दुर्योधन को नहीं हो गया तो ये पूरी महाभारत में रायता तो उसी से फैला था, ऑप्टिक्स से। अरे इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन को बुलाया गया था, तो इन्होंने जो इंद्रप्रस्थ डेवलप करवाया था वो विश्वकर्मा भगवान से करवाया था, और विश्वकर्मा मतलब इंजीनियर, जो वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर, यूनिवर्स के बेस्ट इंजीनियर। तो उन्होंने डिजाइन किया, तो उन्होंने बहुत सारा ऑप्टिक्स यूज किया उसमें, कि हर जगह मिरर्स यूज किए और मिरर की मेज वेज बना दी, तो दरवाजे में कंफ्यूजन होता था। तो उनके पर्टिकुलर पैटर्न होंगे जिसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दुर्योधन पहली बार गए तो कंफ्यूजन हो कि यहां दरवाजा है या नहीं है, 2-3 बार इधर गिरे उधर गिरे, पूल में गिर गए, तो बस लोग हंस दिए, और फिर क्या है, दुर्योधन का ईगो हर्ट हो गया। हाँ, एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो एक मिनट, ये आप उतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये जो 30 सेंटीमीटर है ये इस मीडियम में है, जबकि सच्चाई यही है। क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं तो हमें यहां से लग रहा है ये मीडियम अलग है, ये अलग है, लेकिन यहां वाले बंदे को क्या पता कि ये मीडियम कहां खत्म हो गया। इसके हिसाब से तो अप टू इंफिनिटी यही मीडियम है। अब बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, एक फिश टैंक के अंदर एक मछली है, अगर मछली से पूछा जाए पानी कहां तक भरा है, तो उसका आंसर होगा अप टू इंफिनिटी। सोचो, वो कहेगी यत्र तत्र सर्वत्र पानी है, यही तो कहेगी, क्योंकि मैं जहां देख रही हूं चारों तरफ पानी है। अब उसको बाहर से रेस दिखेंगी आड़ी टेढ़ी होती हुई, तो उसको लगेगा शायद यही दुनिया है, बशर्ते वो पैदा वही हुई हो। छोटी सी हुई, क्या हो रहा है तुम लोगों का, मजाक चल रहा है? ये बदतमीजी की कैटेगरी में आता है कि कोई क्लास में कोई पढ़ा रहा हो और तुम आपस में मस्ती कर रहे हो। और मुंह से हाथ हटाना जरा, तुम्हारी शक्ल तो देख लें, और तुम्हारी शक्ल दिखाओ जरा, अब देखते हैं अगली बार। हाँ, फिर लगा लिया। हाँ देखिए,
तो ये पॉइंट समझ में आया मैं क्या यहां कहना चाह रहा हूं कि इस ऑब्जर्वर के लिए पूरे में पानी पानी है, या जो भी 3/2 है पूरे में, क्योंकि जब भी रेज इस तक आएंगी वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और इसको तो रिफ्लेक्टेड रेज दिखेंगी ना। इसीलिए ये जो मैंने 50 एज इट इज लिया वो 3/2 मीडियम में लिया, और अब इससे 4/3 में जा रहा है। हो गया। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करता तो भी डाउट अभी नहीं होता, लेकिन बाद में कभी हो जाता। तो इसीलिए समझिए कि एक बार एयर से इस मीडियम में एंटर की तो अब ये रेज 3/2 मीडियम में ही है, और इनका इंटरसेक्शन भी 3/2 मीडियम में ही माना जाएगा। और अब ये रेज बाहर 4/3 में निकल गई, तो ये जो फाइनल इमेज बनी I2 किस मीडियम में है? 4/3 में। आ गया समझ में? क्योंकि इसकी असली रेज यही है, और इन रेज का इंटरसेक्शन बिना बेंड किए किया है। इसका मतलब बात समझ में आई कि ये I2 इस मीडियम में माना जाएगा, I1 3/2 मीडियम में माना जाएगा। तो ये है एज सीन बाय O1 ऑब्जर्वर 1, ये एज सीन बाय O2। क्यों नहीं दिखेंगे? ऑब्जर्वर अंधा है क्या? लेंस है उसके पास, आंखों का लेंस, ये रेज को रेटिना पे कलेक्ट कर सकता है। अरे हम डाइवर्जिंग रेज ही तो देख पाते हैं, कन्वर्जिंग नहीं दिखती, उल्टा हमें डाइवर्जिंग तो हमें हमेशा दिखती है, क्योंकि हमें इनको स्क्रीन पे नहीं लाना, भगवान ने एक जुगाड़ दे रखी है, और वो जुगाड़ ऐसी है कि सभी डाइवर्जिंग रेज को यहां इकट्ठा कर देगी। वो अगर रेज ऐसी आ गई तो हमें नहीं दिखेंगी, ये नहीं दिखती हैं हमें, ये दिखती हैं। कैसे कन्वर्ज होके? वो रेटिना के पहले कन्वर्ज हो जाती। अरे सिंपल सी बात है, इवन हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिसके अंदर नहीं दिखता। बातें करना बंद करिए। और ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ह्यूमन आई का, और ये मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। एक मिनट, ये रेज भी हमें दिख गई, ये रेज भी हमें दिखती हैं, यहां पे भी हमें रेज दिखती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर के बाद रे दिखना बंद हो जाती हैं। तो वजह क्या है? इवन पैरेलल ये भी हमें रेज दिखती हैं। तो देखो, ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या यहां समझ में आ रहा है आंखों की पावर बदल रही होगी? बताओ कहां पे पावर सबसे ज्यादा होगी? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे जाने पे पावर बढ़ी या घटी? बढ़ी, क्योंकि यहां इतना कन्वर्ज कर रहा है, यहां डाइवर्जेंस खत्म कर रहा है, कन्वर्जेंस दे रहा है, और ज्यादा डाइवर्जेंस खत्म कर रहा है, और ज्यादा डाइवर्जेंस खत्म कर रहा है, तो मोर पावर इज नीडेड। आ गया समझ में? इसका मतलब ये लेंथ अगर 25 सेंटीमीटर है, दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मल ह्यूमन आई को 25 सेंटीमीटर तक का साफ दिखता है, उसके आगे का बहुत इजीली साफ दिखता है। 25 के अगर अंदर आ जाए तो साफ नहीं दिखता, ये कन्वर्ज नहीं कर पाता। सही बात है, लेंस की पावर बढ़ाने की एक लिमिट होगी ना। आ गया? अगर आप चाहते हो इसको देखना, देख सकते हो जबरदस्ती, बशर्ते आप एक लेंस लगा दो। अगर आपने लेंस लगा दिया तो आप बहुत पास की चीजें भी देख सकते हो। और जरा सोचिएगा, ये बिल्कुल कॉमन सेंस है जो मैं अगली बात बोल रहा हूं, कि यहां से इतने पास की चीजें हमें साफ नहीं दिखती। जैसे आपको बहुत छोटी चीज देखनी हो, जैसे घड़ी के गियर्स देखने हो, इतने पास रखोगे तो आपको ब्लर दिखेंगे, लेकिन फिर भी हम उनको साफ देख सकते हैं अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास आंखों के सामने रख दें, फिर इतने पास रखने के बावजूद भी हमें साफ दिखता है। घड़ी वाले देखें काम करते हैं तो ऐसे इधर लगा लेते हैं, फिर इतने पास में रख के करते हैं, और अगर वो नहीं लगाए होते तो ये रेज कन्वर्ज ही नहीं हो पाती। क्लियर? तो ये
भगवान ने जब हमें बनाया तो ये लिमिट रख रखी थी कि एक मिनिमम डिस्टेंस होगा जिसके अंदर आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि उससे ज्यादा पावर आप आंखों की नहीं बढ़ा सकते। दरअसल होता ऐसा है, इसमें मसल्स होती हैं हमारी सीलियरी मसल्स, जो इस लेंस के कर्वेचर को बदलती हैं। मतलब इधर से खींचती हैं, इधर से खींचती हैं, ये कर्वेचर है। और मैंने सिमुलेशन में दिखाया था, कर्वेचर जितना ज्यादा उतना पावरफुल। तो पहले लेंस इधर ऐसा था, मसल्स ने इनको और दबाया और दबाया और दबाया, अब हाथ खड़े कर दिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? यही वजह है कि जब हम पास का देखते हैं तो आंखों पे जोर पड़ता है, आंखें थकती हैं, क्योंकि वो मसल्स खींचते खींचते परेशान हो गई हैं। इसीलिए जो पास से मोबाइल चलाते हैं या पास से टीवी देखते हैं, उनकी आंखें गड़बड़ हो जाती हैं। समझ गए? क्योंकि मसल्स पे लगातार लोड है। और एक मिनट, लगातार लोड होने से एक दिक्कत यह हो जाती है कि आप दिन में अगर 50% टाइम्स आंखों पे लोड दे रहे हो, तो ये लगभग वही हो गया कि आप दिन में 50% टाइम जिम कर रहे हो। और जिम करोगे तो बॉडी बन जाएगी, तो मसल्स की बॉडी बन जाती है। मसल्स जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। अब जरूरत से ज्यादा ताकतवर में ऐसा लगता नहीं कि कोई नुकसान है, उससे तो अच्छा है, आंखें और पावरफुल हो गई। नुकसान यहां होता है कि जब आप दूर का देखने जाते हो तो मसल फुल्ली रिलैक्स नहीं होती, तो पास की तो नजर आपकी तेज हो जाती है, दूर की नजर कमजोर हो गई। ये बात समझ में आई? तो यही वजह है, एक मिनट, इससे आप यही बता सकते हो कौन सा चश्मा लगेगा, कि पास से देखते देखते हमने नजर खराब कर ली। रियलिटी ये हमने खराब नहीं की, हमने और पावरफुल कर ली है। तो पास का तो हमें बहुत अच्छा दिखता है, आम लोगों से बेहतर दिखता है, लेकिन जो ही दूर का देखने की बारी आती है, चूंकि मसल्स ज्यादा पावरफुल हो गई, तो उन्होंने ज्यादा पावर दे दी। दूर में हमें पावर कम करनी है, वो हो नहीं रही है, तो हमने कहा लो, कम कर लो। अब आप देखिए कि जितनों को चश्मा लगा है, 90% से ऊपर लोगों को कॉनकेव लगा होगा। नेगेटिव पावर कितने लोगों की है? पॉजिटिव पावर एक भी नहीं। ये समझ में आया क्यों? हाँ, एक मिनट, ये बच्चों के साथ इसलिए हुआ, एक मिनट, बच्चों के साथ, ये बड़ों के साथ नहीं होता, जो होगा शुरू में ही गड़बड़ होगा। वजह यह है कि अभी आपकी मसल्स बिल्ड हो रही हैं, इस एज में आपकी मसल्स बिल्ड हो रही हैं, तो वो जरूरत के हिसाब से बिल्ड होती हैं। हमारी बॉडी ऐसे बनाई गई है कि जिसकी जरूरत है वहां जहां आप ज्यादा फोकस करोगे वो बेहतर हो जाएगा। हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। आप गेमिंग करोगे, गेमिंग में बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, पढ़ोगे, पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाओगे, खेलोगे, खेलने में। वैसे ही यहां है कि आप समझिए कि कोई अगर बचपन से पैदा हो और थ्रो मारने की प्रैक्टिस करता रहे, दूर थ्रो फेंकने की, तो 15-16 साल में आम लोगों से कहीं ज्यादा दूर थ्रो फेंकेगा। और जिस आर्म से थ्रो फेंक रहा होगा वो आर्म उसकी जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ऑब्वियसली दूसरी आर्म कमजोर हो जाएगी। न्यूट्रिशन तो उतना ही है, खाओगे तो उतना ही, एक जगह जा रहा है तो एक जगह कम जाएगा। एनीवे, हाँ, बात समझ में आ गई कि कॉनकेव लेंस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आपके पास जरूरत से ज्यादा पावर है, और दूर देखना है तो ही दिक्कत है। पास की नजर आप बिना चश्मे के भी पढ़ सकते होगे, ठीक है? तो चलो सीख गए। और एक मिनट, और अगर आप ऐसी रेज को देखना चाह रहे हो तो उल्टा आपको पावर और कम करनी पड़ेगी, और कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कन्वर्जिंग रेज गिर रही हैं। और कम करने के लिए आपको शायद इस लेंस की जरूरत पड़ेगी। बिना इस लेंस के ये रेटिना के पहले मीट कर जाएंगे। ऑब्वियसली भगवान ने बनाई हमारी आंखें ऐसी हैं कि जो रियल चीजों को देखने के काम आए। अब ऐसी रेज आंखों पे कब गिरनी है? ऐसा कितना कम केस आएगा कि तुम आंखों के सामने लेंस लगाए बैठे हो और जहां इमेज बना रही थी उसके आगे आंख है और आपको इसकी इमेज देखनी है। यह केस बहुत ही कम होगा। इसीलिए बाय डिफॉल्ट हमारी आंखें ऐसी नहीं बनाई गई कि इसको देखना है,
ठीक है, बिल्कुल आप पैदा होते साथ ही अगर किसी बंदे को 7-8 घंटे इसकी प्रैक्टिस कराई जाए तो उसकी आंखें अपने आप ऐसी वाली भी देखना चालू कर देंगे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन 1, ये ऑब्जेक्ट है 4/3 30, ये लेंथ x, find x such that image is on object itself। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। पहले में दिया नहीं है, बहुत सारी चीजें। एयर है, यहां से रेज आ रही है, वापस से इमेज वहीं बन जाए, रिट्रेस कर जाए, ये पूछा है। रे फोकल लेंथ 25 है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे ये 3/2 एयर, तो इस मीडियम से आई, एयर तक गई, फिर इस पे गई, फिर इस मीडियम में गिरी, तो फाइनल रेज कहां पे मीट करेंगी वो निकालना है। और लास्ट क्वेश्चन में बाहर वंस अगेन एयर है, 3/2 मीडियम से रेज आ रही हैं, पहले 4/3 पे गिरेंगी, फिर एयर पे आएंगी, फाइनल इमेज आपको बतानी है। चलो पहला क्वेश्चन फिर भी बताऊंगा। यहां से रेज ऐसे आई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी, और अगर ये ऐसे मीट कर गई तो काम हो जाएगा। और ऐसे मीट कर गई मतलब ये यहां से 50 से आते हुए फील हो। देखिए रेज आ रही है x से, फील होंगी 4x/3 से, क्योंकि म्यू 4/3 है। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और ये 4x/3 और ये 30 मिलके नॉर्मली गिराना है पाथ रिट्रेस कराने के लिए, तो ये 2f के बराबर होना चाहिए। तो 4x/3 + 30 = 50। x की वैल्यू 15 आ गई। पहले क्वेश्चन में ये था, यहां से रेज आई टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की, 90 डिग्री पे गिरा दो, तो एक्सटेंशन करने पे सेंटर से आ रही होंगी रेज। क्वेश्चन 2 में फाइनल इमेज की लोकेशन, यहां से रेज जाएंगी टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी,
तो लेंस पे कहां से आते हुए लगेंगी? 30 से आ रही थी, 20 से आते हुए लगेंगी। अब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से लेंस में 50 का डाइवर्जेंस, 30 का कन्वर्जेंस, 75 का कन्वर्जेंस। तो लेंस से 75 पे कन्वर्ज होनी चाहिए, मतलब लेंस से 45 पे कन्वर्ज होना चाहिए, लेकिन होंगी नहीं। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? टुवर्ड्स मतलब ये दूर चला जाएगा। और कितना? 60। ये फाइनल इमेज है। तरीका समझ में आया? यहां से रेज भेजी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लेंस पे 50 से आते हुए फील हुई, 75, 45, फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल बढ़ गया। लास्ट क्वेश्चन, 3/2 से 4/3 रेज ऐसी जाती लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी, क्योंकि रेयर मीडियम में गई। और अवे फ्रॉम नॉर्मल में बातें करना बंद करें। 3/2 से 4/3 गया, रिलेटिव 8/9, और 36 का 8/9 कितना बनेगा? 36 का 8/9 32। लेकिन अब ये रेज पहुंच गई है 4/3 मीडियम में, और कहां से आते हुए फील हो रही हैं? 28 और 32, 60 से। इसका मतलब अब अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अब इसको अगर नीचे ले जाते तो कितना आता है ये डिस्टेंस? 45। और हां, इन रेज को फिर से मत मीडियम में मीट करा देना, वर्चुअल है वो। नहीं तो ये सोचो 45 तो 28 से ज्यादा है, फिर से एक बार और टकराएगा। रिफ्रैक्शन तो 2 ही बार होगा, एक बार जाते इधर, एक बार इधर। तो फाइनल आंसर आया 45 सेंटीमीटर बिलो टॉप सरफेस। चलो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन की। चलो एग्जाम्पल 2, या एग्जाम्पल क्या, मैं यहां लिखता हूं, इमेज बाय फ्लैट सर्फ बाय स्लैब। देखते हैं स्लैब कहां बनाती है इमेज। एयर, एयर, म्यू। ये स्पेशल केस ले रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, इसकी थिकनेस टी है। तो ये क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूले के हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? तो पहले हम यहां से रेज भेजते, किधर बेंड करती? ये डिस्टेंस डी है, कहां आएगा ये? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये कहां से आते हुए फील होगा? डी म्यू से। लेकिन अब इस सरफेस पे आ गया, इस सरफेस से कितना है? म्यू डी प्लस टी। तो अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इस अवे फ्रॉम नॉर्मल को मैं पीछे अगर एक्सटेंड करूं तो जरा ये बताओ ये लेंथ कितनी होगी? म्यू डी प्लस टी बाय म्यू। और इसी को मैं डी प्लस टी बाय म्यू कर लिख सकता हूं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनल इमेज है। और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑब्जेक्ट से इस सरफेस का डिस्टेंस कितना है? डी प्लस टी। अब कितना है? डी प्लस टी बाय म्यू। ध्यान दें, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट डी पे था, अब इस सरफेस से इमेज डी प्लस टी बाय म्यू है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में ये शिफ्ट कितने का आया?
1 माइनस 1 बाय म्यू। डी प्लस टी था, डी प्लस टी बाय म्यू बचा, तो इतने का शिफ्ट आया एंड दिस शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। तो ये स्लैब एक स्पेशल केस है जिसका हम चाहें तो फॉर्मूला रख सकते हैं कि यहां से गया टुवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कंक्लूजन ये मिला कि इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें, और शायद ये समझ में आ गया होगा फाइनल रे इनिशियल रे के पैरेलल है। तो ऑब्जेक्ट इधर था, इमेज इधर आई, और ये शिफ्ट आया T1 माइनस 1 अपॉन म्यू। क्या ये बता सकते हो अगर यहां म्यू है, यहां म्यू नॉट है, यहां म्यू नॉट, तो क्या अंतर आता? म्यू की जगह म्यू बाय म्यू नॉट आ गया। म्यू रिलेटिव आएगा सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हर उस जगह जहां हम म्यू ले रहे हैं वहां म्यू रिलेटिव लेते, तो म्यू रिलेटिव बन जाता। तो ये दरअसल इसका रिजल्ट है। ये प्रूफ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये कांस्टेंट डिस्टेंस का शिफ्ट हो रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन। और ये थोड़ा इससे डिफरेंट है। जरा इसमें सोचिए, ऑब्जेक्ट अगर h लेंथ पे था तो इसमें आंसर हमारा आया था h बाय म्यू। तो इसमें शिफ्ट कितनी आई थी? h1 माइनस 1 बाय म्यू। तो इसमें जो शिफ्ट है वो इसकी डेप्थ पे डिपेंड कर रही है, कितनी दूर रखा है। ठीक है, ये h का फंक्शन है, लेकिन यहां पे जो शिफ्ट है वो इस t अकेले का फंक्शन है। तो ये फिलहाल ना लिखें, ये वाला पार्ट सिर्फ उतना ही देखना है। तो प्रूफ खुद से लिख लेना, ये रिजल्ट आया। तो आप चाहो तो रिजल्ट यूज करो या फिर अलग अलग सॉल्व करो, आपकी मर्जी। लेकिन अलग अलग सॉल्व करना क्या होगा कि अगर क्वेश्चन ही ऐसा आ गया तो अलग अलग सॉल्व करने में तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12, 15, 3/2 या 4/3, 3/2, ये था। ऑब्जेक्ट यहां है, ये एयर है। फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि इस क्वेश्चन में यह नहीं दिया गया है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, बीच के गैप भी नहीं दिए गए हैं। तो बात समझ में आ रही है क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम इसका शिफ्ट अलग निकाल लें, इसका शिफ्ट अलग निकाल लें, क्योंकि ये दो स्लैब से पास होगा। तो पहली स्लैब पे ये रे डायग्राम ऐसा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट इमेज, और जब दूसरी स्लैब पे जाएगा
तो फिर से रे डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। तो एक शिफ्ट इसने दिया, एक इसने दिया, टोटल शिफ्ट ऐड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो शिफ्ट देखें कितना आया, पहले ने दिया 12 1 माइनस 3/4, इसने दिया 15 1 माइनस 2/3। तो 12/4 3, 15/3 5, 8 सेंटीमीटर। और इसका मतलब फाइनल इमेज इज एट 8 सेंटीमीटर राइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये शिफ्ट की डायरेक्शन में कोई डाउट है? डायरेक्शन किस तरफ है वो आपको रफ रे डायग्राम से अंदाजा लग जाएगा। यहां जाएगी टुवर्ड्स अवे, टुवर्ड्स अवे। तो ये शिफ्ट कितने का दिया इसने, 3 सेंटीमीटर का। और अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये टुवर्ड्स अवे, टुवर्ड्स अवे, और इसने कुछ और शिफ्ट दे दिया कितने का, 5 का। तो टोटल शिफ्ट 8 का आ गया, फाइनल इमेज यहां आ गई। पक्का समझ में आया? तो रे डायग्राम से समझ में आ जाएगा वो शिफ्ट किस तरफ है। ठीक है, एग्जाम्पल 2, ये बढ़िया एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखें फिर क्वेश्चन देता हूं। ये इसकी थिकनेस t है, ये ऑब्जेक्ट है, लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। देखो अच्छे से, फाइनल इमेज का आंसर हमें निकालना है। तो मैं क्वेश्चन की कैटेगरी में ही रख रहा हूं, अदरवाइज इसे आप थिक प्लेन मिरर मान सकते हो। प्लेन मिरर अगर थिक है तो इमेज कहां आएगी। तो देखें, पहले हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से। यहां से ये डी है तो ये रे कहां से जाएगी, अब म्यू डी। क्या ये समझ में आया? ये टी है। अब ये प्लेन मिरर पे गिरी, आफ्टर प्लेन मिरर क्या कहां इमेज बनेगी? प्लेन मिरर पे यहां से डाइवर्जिंग गिर रही है रेस, तो अब ऐसी जाएंगी और प्लेन मिरर से टकराने के बाद ये म्यू डी प्लस टी। यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन अब ये फिर से फ्लैट सरफेस पे आई तो आंसर क्या बनेगा? क्या बनेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अवे फ्रॉम नॉर्मल में डिस्टेंस कितना आएगा? और ये लेंथ कितनी है? म्यू डी प्लस 2t। सोचो, तो इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो यही फाइनल इमेज है। और फाइनल इमेज का डिस्टेंस कितना आएगा? ये, और ये कितना बना? म्यू डी प्लस 2t बाय म्यू, डी प्लस 2t बाय म्यू। तो जरा यहां लिख लेता हूं मैं आंसर क्या मिला है। आंसर हमें ऐसा मिला कि ऑब्जेक्ट यहां से डी पे था, इमेज कहां पे है? यहां से
म्यू डी प्लस 2t पे ये इमेज है। एक मिनट, बात पूरी खत्म हो जाने दो फिर छापना। पहले समझिए मैंने कैसे किया। पहले एयर से मीडियम में गए तो ऑब्जेक्ट इधर था, ये इंटरमीडिएट इमेज I1 बनी। फिर I1 की जगह ये I2 इमेज बनी और I1 इस प्लेन मिरर से म्यू डी प्लस टी था, तो म्यू डी प्लस टी पीछे। लेकिन यहां से आती म्यू डी प्लस टी प्लस एक और टी, तो म्यू डी प्लस 2t, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी तो अपॉन म्यू होगा, तो ये फाइनल इमेज बनेगी डी प्लस दिस अपॉन म्यू 2t बाय म्यू। लेकिन ये डिस्टेंस मैं यहां से ना लिख के यहां से लिख रहा हूं, तो बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था? d प्लस टी, यही था। इमेज का डिस्टेंस कितना है? कितना? d प्लस 2t, ये म्यू डी प्लस 2 थी, म्यू डी प्लस टी था। नहीं, ये डिस्टेंस कितना था? d प्लस, सॉरी ये गलत लिखा है, कितना था? 2t बाय म्यू। तो ये कितना बना? d प्लस 2t बाय म्यू माइनस टी। यहां तक ठीक है? लेकिन इसी को मैं बहुत ही लॉजिकल तरीके से जस्टिफाई कर सकता हूं इसका आंसर। पहले स्टैंडर्ड तरीका सोचो, पहले फ्लैट सरफेस फिर मिरर फिर फ्लैट सरफेस, फाइनल आंसर आ गया। किसी लॉजिक वॉजिक की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखें। मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर था? d प्लस टी। इमेज कायदे से कितनी दूर बननी थी अगर ये रिफ्रैक्शन का लफड़ा नहीं होता? रिफ्रैक्शन का लफड़ा नहीं होता तो d प्लस टी आगे तो d प्लस टी पीछे बनता। आया? इमेज यहां बननी थी, बनी इधर, तो बताओ ये शिफ्ट कितने का आया? दिस माइनस दिस, d कैंसल आउट हो गया और बताओ कितना? 2t बाय म्यू, मतलब इसमें से ये घटा दो, t माइनस 2t बाय म्यू माइनस t। ये कुछ अच्छा बना? तो कंक्लूजन यही है कि अगर ये मीडियम का रट्टा नहीं होता तो ये इधर बनती इमेज, लेकिन बनेगी कहां? इधर से 2t 1 माइनस 1 बाय म्यू पे। तो अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो इधर बनती, अदरवाइज ये ट्वाइस बनेगा। अब देखिए इसके पीछे की वजह है, वजह अच्छे से समझिएगा। कुछ हद तक ये तो हिंट मिल रही है, स्लैब का असर 2 बार आ रहा है, स्लैब का असर 2 बार आ रहा है। और ये भी सही है, एक बार रे जब इस तरफ जा रही है, एक बार जब वापस आ रही है। अब 2 बार आ रहा है, लेकिन स्लैब का असर तो तब आता जब दोनों तरफ एयर होती। ध्यान दीजिए, जो हमने स्लैब का फॉर्मूला पढ़ा है
वो तब पढ़ा है जब T1 माइनस 1/μ ऐसा केस हो, लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से, ये वाला और ये फिगर सेम है, मतलब ये लिखा थिन लेयर ऑफ एयर, दे आर एग्जैक्टली सेम। इसका रे डायग्राम और इसका रे डायग्राम एग्जैक्टली सेम होगा अगर ये बहुत ही पतली थिन लेयर मान ली जाए तो। और सिर्फ इसके केस में नहीं, ये दरअसल हर जगह काम करेगा। जैसे ये था, यहां 3/2, यहां 4/3, यहां एयर। अब मुझे आंसर निकालना था इसका, तो हमने क्या कहा, एक पतली लेयर एयर की इधर मान लो, एयर की लेयर इधर मान लो, और एक एयर की लेयर इधर मान लो। ऐसा करने से बेनिफिट यह होगा कि हम स्लैब मान के 2 बार शिफ्ट जोड़ देंगे, एक बार इसका शिफ्ट, एक बार इसका शिफ्ट ऐड कर देंगे, शिफ्ट आ जाएगा। अब समझिए कि हम पतली वाली ये एयर की लेयर क्यों मान पा रहे हैं। ध्यान देना अच्छे से कि क्यों मान पा रहे हैं। तो जरा सोचो, ये 3/2 था, ये 4/3 था, मान लो रे डायग्राम बनता ऐसा। अब मैंने कहा कि पतली सी, मैंने बहुत ही पतली एयर की पहले मोटी सी लेयर मानता हूं, इतनी लेयर मानी हमने, इंसिडेंट एंगल वही लिया, तो यहां से मान रहा हूं, तो ये डिस्टेंस d, ये छापना मत, ये बस समझना है d। अब मैंने बीच में एयर की लेयर मान ली, तो क्या अंतर आएगा एयर की लेयर से, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, फिर ये वापस से ये इस एंगल पे जाएगा। क्या आप ये समझ पा रहे हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि सीधे स्नेल्स लॉ इससे और इसके बीच में लगा रहे थे, हम इससे और इसके बीच में भी तो लगा सकते हैं, बीच में यही तो गड़बड़ हुआ है। लेकिन अब जरा सोचिए, इस लेयर को छोटा करते जाइए, इस लेयर को छोटा करते जाइए, तो क्या ये फील कर रहे हो, ये डायग्राम एग्जैक्टली यही है। सोचो, क्योंकि दोनों डायग्राम में अंतर क्या आ गया, कि अंतर यह आया कि आपका ये फिगर यहां तक ज्यों का त्यों रहा, यहां तक ज्यों का त्यों रहा। आपने क्या किया, बीच में एयर आई तो हल्का सा ये आया और फिर ऐसे हो गया, ये पतला सा एक किंक आ गया पूरे इस कर्व में। और अगर ये लेंथ निग्लिजिबल है तो क्या फर्क पड़ता है कि आपने यहां ऐसे कुछ मान लिया हो, तो रे डायग्राम तो अभी भी आपका वही है, एंगल वही है। इस लेंथ की वजह से जो अंतर आता, इस लेंथ की वजह से जो अंतर आता, वो इस लेंथ पे ही डिपेंड करता और डायरेक्टली डिपेंड करता। और अगर ये लेंथ ही 0 कर दी जाए तो अंतर वो 0 आ जाएगा। तो बस यही हमारा पीछे लॉजिक है कि हम अगर बीच में बिल्कुल ही पतली एयर की लेयर मान लें तो रे डायग्राम पे कुछ खास अंतर आना नहीं है। रे डायग्राम बनेगा ऐसा, ऐसा, ऐसा। इधर कैसा बनेगा, ऐसा, इधर से जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर इधर इधर। हो सकता है अब मेरी बात आपको समझ में आई हो कि मैं क्या कह रहा हूं। अब जरा इसको बिल्कुल इसके बगल में रख दो, तो ये वाला और ये वाला रे डायग्राम सेम हो जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, इधर अगर मैं इसको खिसका रहा हूं तो ये थोड़ा सा ऐसे बदल जा रहा है, ऐसे ही तो हो जा रहा है। लेकिन अगर ये लेंथ काफी छोटी है तो बदलाव निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो बड़ा सिंपल सा थंब रूल कि इस हिसाब से हम किसी भी क्वेश्चन को स्लैब में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमें इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खासकर जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, या वो लास्ट में जो लिखा था, कितना था ये, 36, ये 28, यही था। यहां पे 4/3, 3/2, ये ऑब्जर्वर। तो मैंने इसमें क्या किया, पतली लेयर एयर की यहां मान ली, एक एयर की लेयर यहां मान ली। ये लेंथ अभी भी 28 है, ये लेंथ अभी भी 36 है, और एयर की लेयर एक पतली सी यहां मान ली। अब जरा सोचें टोटल, अब मैं निकाल लूं शिफ्ट कितना है। 36 दोनों तरफ एयर है, तो 1 - 2/3 प्लस 28 1 - 3/4, 36 का 12, 28/4 7, कितना आया 19।
आया? इसका मतलब 19 आया, मींस यहां से जो रेज इमेज हमारी यहां से 19 आगे दिखाई देगी। तो बताओ ये डिस्टेंस टोटल कितना था? 36 और 28, 54, 64 सॉरी। तो ये कितना आएगा? यही आंसर था। हां, तो क्या अब मेरी बात समझ में आ गई जो मैंने कहा है कि ये दो बार शिफ्ट कैसे आई है? एक बार जब रेज आगे जा रही थी, अब उसको कन्विंस कर देता हूं मैं कि इसमें दो बार शिफ्ट कैसे आई। तो हमने इसको माना ऐसे और रे डायग्राम बना ऐसा। तो जो ऑब्जेक्ट यहां से एक्स डिस्टेंस पे था वो कहां कितने डिस्टेंस पे दिखेगा हमें? T1 माइनस 1 बाय म्यू, ये मानते हो? तो जाते समय जो रेज है उनका डिस्टेंस इतना कम हो गया, और अगर ऑब्जेक्ट पास आ गया तो इमेज भी पास आ गई होगी। आया? इसका मतलब इसके रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज आई होंगी वो इतना खिसक चुकी होंगी। लेकिन काम अभी हुआ नहीं है, एक बार और होगा। एक बार और होगा तो एक बार और खिसकेंगी, और कितनी खिसकेंगी? और उसी डायरेक्शन में। तो जरा सोचो, ऑब्जेक्ट पास में आ गया, इमेज पास में आ गई, और इमेज से जाने वाली रे एक बार और रिफ्रैक्ट की और एक बार और शिफ्ट किया, इसीलिए ये वाला शिफ्ट दो बार आया, एक बार जाते समय एक बार आते समय। लेकिन ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तभी काम का है जब यहां देख रहे हो और रेज ऐसी हो। अगर ऑब्जर्वर बीच में रख दिया जाए तो जाते समय तो स्लैब को मौका मिलेगा, आते समय पूरी स्लैब नहीं आएगी, एक सरफेस ही आएगी। तो फिर हम इसे स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहां से भेजेंगे, इस पे भेजेंगे, इस पे भेजेंगे, यहां से निकाल लेंगे। आ गया समझ में? इवन स्लैब का फॉर्मूला भी हम तभी लगा पा रहे हैं जब दोनों तरफ म्यू सेम है। अगर एक तरफ म्यू कुछ और है, एक तरफ म्यू कुछ और है, बीच में कुछ और है, तो ये स्टैंडर्ड स्लैब नहीं है। आ गया समझ में? या तो बीच में कोई मीडियम मान के स्लैब मान लो, या फिर अलग अलग सॉल्व कर लो। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। तो मेरे जल्दी फटाफट दो तीन क्वेश्चन कर दो। तो अब आपको ये 3 बार रिफ्रैक्शन नहीं लेना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। नहीं दिया तो बाहर एयर है, अगर मीडियम नहीं दिया है तो एयर मान लेना।
कितना अच्छा मिनिमम लिखा है। नहीं, मिनिमम नहीं, एग्जैक्ट ही आएगा। थिकनेस टी एग्जैक्ट आएगा। थिकनेस टी सो दैट रेज रिट्रेस द पाथ। हाँ, क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। 3 वाटर की लेयर है, सभी की लेंथ 12 सेंटीमीटर। बातें करना बंद करो। म्यू दिया है, बाहर एयर है, यू हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एज सीन बाय ऑब्जर्वर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ऑब्जेक्ट है, डाइवर्जिंग रेज भेज रहा है, पाथ रिट्रेस कराना है, टी दिया, टी निकालना है, बाहर एयर है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक कंटेनर है जिसमें पानी है, हाइट एच पे, डी डिस्टेंस पे ऑब्जर्वर है, ये खुद को ही देख रहा है, तो उसकी इमेज इसको कहीं दिखेगी, वो लोकेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 और भी इंटरेस्टिंग, अगर इसमें होल कर दिया जाए तो पानी लीक होने लगेगा, और पानी लीक होगा तो ये लेवल नीचे गिरेगा, ठीक है। और इसमें मुझे एक चीज देनी पड़ेगी, रेशियो ऑफ एरिया ए बाय ए। याद आया, ये एरिया का रेशियो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि यहां जो ऑरिफिस है उसका एरिया स्मॉल ए है, टैंक का एरिया कैपिटल ए। क्वेश्चन नंबर 4, एक चिड़िया है, एक मछली है, चिड़िया मछली को देख रही है, मछली चिड़िया को देख रही है, तो आपको बताना है इसको इसकी लोकेशन क्या दिखेगी, उसको इसकी लोकेशन क्या दिखेगी। और लास्ट क्वेश्चन में दोनों एक दूसरे की तरफ भी से आने लग गए, तो एपरेंट वेलोसिटी क्या आएगी, ठीक है।
चलो आंसर देखो, जल्दी छोड़ना है मुझे। हाँ पहले में बोलो आंसर कितना आया? 13। तो 13 सेंटीमीटर अबव ओ ऑब्जेक्ट। और अगर डेप्थ पूछी होती, एपरेंट डेप्थ, तो 36 माइनस 13 23। ठीक है, तो बीच में हमने एयर की लेयर मान ली और स्लैब वाले लॉजिक लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पाथ रिट्रेस करना है, तो क्या कंडीशन है? 90, और 90 से गिराना है, मतलब ये हमें सेंटर से मतलब 2F से पास होते आते हुए लगना चाहिए। तो शिफ्ट आया 2 सेंटीमीटर का, लेकिन शिफ्ट होता है T1 माइनस 1/3/2 इक्वल टू 2। T की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। शुरू के 2 में मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन कि इसको कहां इमेज दिखी होगी, तो एयर से रेज आई, इस पे गिरी, इस पे गिरी, ऐसे गिरी, ये, और फाइनल आंसर आ गया। अब ये आंसर आएगा D प्लस H माइनस 2H 1 माइनस 1/μ। क्या ये समझ में आया आंसर कैसे लिखा मैंने? अगर मीडियम नहीं होता, मीडियम नहीं होता तो आंसर D प्लस H ऊपर तो D प्लस H नीचे आता, लेकिन 2 बार शिफ्ट हो जाएगा तो ये अपेरेंट लोकेशन ऑफ इमेज है। तो पहले का आंसर आया, पहले का आंसर, तो H से H काट दें तो D माइनस H प्लस 2H/μ बिलो मिरर आया। लेकिन अब हमसे यह कहा कि वेलोसिटी, अब क्वेश्चन ये उठाइए वेलोसिटी का लफड़ा आएगा क्यों? क्यों बनेगी ये वेलोसिटी? वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज इसलिए बनेगी क्योंकि ये हाइट h वेरिएबल है। क्या समझ में आया? और h वेरिएबल है तो इसकी लोकेशन बदलेगी। और फील करिए कि अगर ये h कम होगा तो इमेज नीचे जाएगी, शिफ्ट कम होगा ना। तो जितना डिस्टेंस ऊपर था ये आ गया, ये D प्लस H वेरिएबल है, तो जितना ये था ये शिफ्ट हो रहा है। पानी कम होता जाएगा तो शिफ्ट कम होता जाएगा, तो इमेज जितना ऊपर उठ रही थी उतना ऊपर नहीं उठेगी, इसका मतलब नीचे जाएगी, वो अपने आप डेरिवेटिव में आ जाएगा। अब H का डेरिवेटिव क्या है? तो बताओ, यहां से पानी गिरता किस स्पीड से गिरता, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आती? क्या ये समझ में आ रहा है? और ये कुछ और नहीं माइनस dH/dt है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो अगर इस लेंथ को मैं x मानूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कुछ और नहीं dx/dt है। और dx/dt करते तो d माइनस dH/dt या प्लस dH/dt 2/μ माइनस 1। क्या? ओके, d वेरिएबल है। हां, तो एक्चुअली d की जगह इसको कैपिटल D ले लेता हूं, ये ज्यादा आसान पड़ेगा, ये ज्यादा आसान पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये कैपिटल D लिया मैंने, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू D माइनस 2H 1 माइनस 1/μ, और dx/dt तो माइनस 2 dH/dt ठीक है। और dH/dt खुद नेगेटिव है, तो इसमें 2 स्मॉल a/a √2gh 1 माइनस 1/μ पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब डाउनवर्ड्स, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां फ्लूइड का छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया, पानी लीक होगा तो √2gh आएगा, स्मॉल a बाय कैपिटल A, ये वेलोसिटी टॉप लेयर की, वही dH/dt है। फंक्शन लिखा, डिफरेंशिएट कर दिया। और ध्यान दीजिए डिफरेंशिएट करते समय मैंने d के टर्म में नहीं लिखा स्मॉल d,
क्योंकि ये भी वेरिएबल है फिर। तो इस टोटल लेंथ ये कांस्टेंट मानी और कैपिटल डी के टर्म में आंसर लिख दिया। लिख सकते हैं इसका डेरिवेटिव भी प्लस डी एच बाई डी टी है, बिल्कुल एक ही बात। ये थर्ड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, आंसर लिख लो थर्ड का जरूर। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो लोकेशन ऑफ मछली, इसकी इमेज देखनी है, इसको कहां दिखेगी? ये y तो ज्यों का त्यों दिखेगा, ये x वाला डिस्टेंस कितना दिखेगा? म्यू एक्स। तो y प्लस म्यू एक्स बिलो इटसेल्फ। आ गया समझ में? इसका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में शायद उल्टा है, इसकी लोकेशन इसको देखनी है। तो ये y वाला डिस्टेंस y ना दिख के हमें म्यू y दिखेगा, x तो सही दिखेगा। तो आंसर x प्लस म्यू y। ओके, रेज कहां से आ रही हैं? ऊपर से। यहां से रेज आई, ये तो सही है। दूसरे में कहां से? ओके, लोकेशन ही उल्टी बना। यहां से रेज आई, इसको देखना है, फिगर सही तो था। यहां पे ये फिगर गलत है ना, ये फिगर गलत है, ये पहला फिगर गलत है। यहां से रेज जो जाती अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती, तो ये लेंथ x जो मिल रही है वो x बाय म्यू दिखती, y ज्यों का त्यों दिखता। तो y प्लस एक्स बाय म्यू बिलो इटसेल्फ। ये फिगर सही है। ये लेंथ y, ये लेंथ x, ये म्यू y। तो म्यू y प्लस एक्स अबव इटसेल्फ, ये आंसर है। एक और चीज पूछी है, फाइंड एपरेंट स्पीड ऑफ चिड़िया एट सीन बाय मछली। तो स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश ये चाहिए। तो इसके लिए डी बाय डी टी ऑफ सेपरेशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय, और इसका आंसर है डी बाय डी टी ऑफ सेपरेशन कितना दिखा बर्ड। तो बर्ड को ये देख रही है, तो म्यू वाई प्लस एक्स। तो ये म्यू डी वाई बाय डी टी प्लस डी एक्स बाय डी टी माइनस म्यू वी माइनस वी। ये लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या किया, सेपरेशन ये दिख रहा है, तो सेपरेशन का डेरिवेटिव ही वेलोसिटी है। तो सेपरेशन का डेरिवेटिव मतलब म्यू टाइम्स डी वाई बाय डी टी प्लस डी एक्स बाय डी टी। मतलब ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है जब दोनों के पास वेलोसिटी v थी। तो इसको उतनी उसकी स्पीड कितनी दिखेगी। ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल काइनेमेटिक्स नहीं है, ये रिलेटिव मोशन से नहीं आएगा, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसको इल्यूजन हो रहा है कि ये ज्यादा दूर है, तो इसको इसकी वेलोसिटी v नहीं दिखेगी। कितनी दिखेगी? म्यू v। और खुद की वेलोसिटी भी जोड़ेगा क्योंकि रिलेटिव पूछा है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, इसकी वेलोसिटी v है, इसको दिखेगी म्यू v। तो इसको लगेगा मेरी तरफ म्यू v से आ रहा है और खुद v से जा रहा है, तो रिलेटिव कितना हो गया? म्यू v प्लस v। और अगर बर्ड ने इसको देखा होता तो इसको ये वेलोसिटी v नहीं दिखती, v बाय म्यू दिखती, प्लस v, ये आंसर आता। होमवर्क आ गया। पहला डीसीटी जो भी है, नेक्स्ट कौन सी है? 5 फुल बचे हुए, और दूसरा 1 मिनट थर्मल फिजिक्स का रिवीजन नहीं किया हो तो कर लो 1 मिनट। आज मैं लेक्चर शेयर करूंगा शायद पुरानी, तो उनमें से जिस पार्ट में दिक्कत हो उस लेक्चर के पार्ट को देख के आप कवर अप कर लो। मैं ग्रुप पे लेक्चर शेयर करूंगा तो थर्मल फिजिक्स अपना रिवीजन
नहीं किया हो या आपको लग रहा हो कि इस पार्ट में दिक्कत है, खासकर रेडिएशन, तो रेडिएशन वाला पार्ट आप एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी ऑप्शनल है, देखना चाहो आपकी मर्जी। कल इसकी डीपीपी मिलेगी, एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी कल, ठीक है।